तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो आज से हम लोग हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल सेशंस की डे वन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्रीवियसली मैंने आप लोगों के साथ में एक ओरिएंटेशन सेशन लिया था। क्लास के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, इसके मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। वो सारा डिस्कशन तो हम करेंगे, बट आज हमारा डे वन है। सो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 50+ आवर्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि ये कंटेंट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल को टच करेगा। तो अगर आप यूएस गैप को और आईएफआरएस को काफी डिटेल में समझना चाहते हैं और आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ में बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा पहले, क्योंकि हमारा आज डे वन है। तो जब डे वन होगा तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से पता हो, कुछ स्टूडेंट को पहले से ना पता हो। तो ये पॉसिबल है। देखिए, जब कभी भी आप इंटरनेशनल एग्जाम को देने जाते हैं तो इंटरनेशनल एग्जाम की सबसे अच्छी खासियत वो आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल को चेक करते हैं। तो इफ यू आर अपियरिंग इन दी सीपी एग्जाम, इफ यू आर अपियरिंग इन दी आईएफआरएस एग्जाम, इफ यू आर अपियरिंग इन दी यूएससीएम एग्जाम और यूएस टैक्सेशन में भी पार्ट टू को समझने के लिए समटाइम बच्चों को अकाउंटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पहले मॉड्यूल से। ऐसे मिलाकर आपकी टोटल 10 मॉड्यूल्स होने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल एआई बेस्ड नोट्स और इसके वो मिलेंगे, आपको मॉडल टेस्ट भी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमें अंडरस्टैंड करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इट मे बी पॉसिबल कि आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए तो शायद ये वर्ड ही नया हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, यूएस गैप और आईएफआरएस किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। ये सारी चीजों को हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बिल्कुल लेमन टर्म में पढ़ें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। मतलब जब आज का थोड़ा थ्योरी लेक्चर है, जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं वही क्या कहलाती है, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहलाती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सबसे ज्यादा हमें समझना है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक बैलेंस शीट जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट जिसको आप अपनी 11th 12th की लैंग्वेज में या इंडियन लैंग्वेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे। तो एक बात ध्यान रखिए, इंटरनेशनली ये वाली टर्मिनोलॉजी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्यूचर में आपसे अगर आप कभी इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो डोंट टेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट यू विल टेल, इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आने वाले समय में हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोलेंगे। अभी मैंने उसका नाम यहां पर नहीं लिखा, अभी मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताऊंगा। तो सर, अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना जिससे हम एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सकें। दिस इज द प्राइम पर्सपेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, नेट प्रॉफिट। तो आपको पता चलता है कि यार इस कंपनी ने इतनी रेवेन्यू कमाई है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस बनती। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या है, रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट को एक समझ लेते। मैं आपसे पूछूं क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट एक चीज है? नहीं, रेवेन्यू तो आपका ग्रॉस इनफ्लो है ना। यार मैं एक कोचिंग बिजनेस कर रहा हूं, मैं अगर कोई बच्चों से को कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मैं जो फीस रिसीव करता हूं वो मेरी रेवेन्यू में, मेरा प्रॉफिट नहीं है। उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो मैं एक्सपेंसेस करूंगा उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, दैट इज कॉल्ड माय एक्चुअल प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स देना होता है। जी सर, नेट प्रॉफिट के ऊपर ही हम टैक्स देना होता है। तो सर, नेट प्रॉफिट के ऊपर हम कुछ चीजों को समझें टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी आज हम सीखेंगे जो आपके लिए नहीं हो। नेट प्रॉफिट, अब इस नेट प्रॉफिट लेट से आपका 80,000 का,
अब इस 80,000 के ऊपर मान के चलो आपको 30% टैक्स देना है, ठीक है, 30% का आपको टैक्स देना है। तो आपने सीधे क्या किया, 80,000 इंटू 30, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, पीएटी। जी सर, तो 80,000 माइनस 24। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है, लेट से मैंने आपसे लिखा 70,000, है ना, और मैंने आपको 30% का रेट दे दिया टैक्स का। जरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने बच्चे कैलकुलेट करके बता सकते? यहाँ पे छोटी छोटी चीजें डिस्कस होंगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहां पर 80,000 है, उसमें से हमने टैक्स माइनस किया। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको दे दे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000 और बोले 30% टैक्स रेट है, तो बिफोर के लिए रिवर्स कैलकुलेशन सबको आता है कि नहीं आता है? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट शायद नहीं कर पाते होंगे, तो आपने क्या करना है, 70,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, हम्म, डिवाइडेड बाई 0.70 तो ये आपने क्या करा, 1 लाख। तो ये हो गया आपका बिफोर। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। तो आपने एक चीज समझाई कि हमें बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए। कहीं कई बार आपको अपने सिलेबस को समझने के लिए बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की जरूरत पड़ती है। अब सर आपने एक और बात बताई, अभी यहां पर शीट में लिखा था कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। अब देखो हम यहां पर टेक्निकल चीजों को समझ रहे हैं, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू आपकी 80,000 थी, एक्सपेंसेस आपका 20,000 था, और उसका आपका 60,000 आपका प्रॉफिट आया। लेट से आपका टैक्स रेट था 30%, तो आपने 60,000 का 30% टैक्स लगाया। जी सर, ये बात समझ में आती है। ये जो एक्सपेंसेस है, इसको हम कई बार क्या बोल सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस के कारण आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ये बात समझ में आती है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसका हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। कितने लोग बताएंगे कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने का टैक्स बेनिफिट मिले? इफ आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, 150 प्लस स्टूडेंट है, मैं सबकी चैट तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बट सैंपल बेसिस पर मैं आपसे पूछूं यहाँ 30%, तो आप क्या बोलेंगे? टैक्स बेनिफिट कितना है अमाउंट में? आई वॉन्ट अमाउंट। नोबडी सेइंग 6,000, समवन इज सेइंग 20,000। तो सर 20,000 का 30%, यही आपका टैक्स बेनिफिट है। क्योंकि अगर ये एक्सपेंसेस नहीं होता तो आपको टैक्स कितना भरना पड़ता सीधे, 80,000 का 30%। देखो आपने 24 भरना था, लेकिन आपने तो भरा ही, बिकॉज इस एक्सपेंसेस के कारण आपको 6,000 का क्या मिल गया। तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, टैक्स बेनिफिट के अलावा भी इसको एक बोलते हैं टैक्स शील्ड। क्या बोलते हैं? ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए हो सकता नहीं है, क्या बच्चों ने सुनी थी ये सभी ने आपने, टैक्स शील्ड? कितने बच्चों ने ये बात नहीं सुनी? देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता। दैट्स वाई जब हम बीकॉम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम हर वो टर्मिनोलॉजी को टच करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज कॉल्ड टैक्स शील्ड। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, डेप्रीशिएशन भी एक टैक्स शील्ड है कि नहीं है? टैक्स बेनिफिट आइटम है। यस सर, क्योंकि डेप्रीशिएशन भी आपका क्या होता है, एक एक्सपेंसेस। तो जब कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो आप देखिए कि एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। अब जब आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, है ना, नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनली हम दो टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, यूएस गैप एंड आईएफआरएस।
अब ये काफी, क्योंकि हमारी 50 घंटे समथिंग की क्लासेस होंगी, तो ओवर द पीरियड यू विल लर्न कि यूएस गैप क्या होता है और आईएफआरएस क्या होता है। अच्छा, कई बच्चे बोले चैट ऑफ कर दें। चैट ऑफ कर देते हैं लोग। चैट ऑफ कर देंगे, उससे क्यों चाहते हैं चैट ऑफ, दोस्तों मेरे को कैसे पता चलेगा? अच्छा, बहुत सारी चैट बच्चे लिख देते ना, तो फिर वो थोड़ा सा बंद कर दूं क्या चैट? फिर मैं आप लोगों का रिएक्शन कैसे देखूंगा? अच्छा, इट क्रिएट डिस्टरबेंस, ओके चलो। तो अभी मैंने नो वन कर दिया। कई बच्चे बोल रहे सर कि अगर बहुत सारी चैट आती है तो हमारा ध्यान उधर चले जाता है। सो अभी तक हमने जो भी सीखा, मुश्किल से 10 मिनट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी। टैक्स शील्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूएस गैप। देखिए, इंटरनेशनली ये तीन टर्मिनोलॉजी चलती है। जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं, तो आपसे एग्जामिनर जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है। मैंने आपको बार बार बोला है कि ये क्लास का पर्पस सिर्फ आपको फाइनेंशियल लिटरेट करना नहीं है, आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन में काम आ सके। यूएस गैप वर्सेस एक अच्छी अकाउंट प्रोफाइल में और अच्छी टैक्स की प्रोफाइल में अगर आप जाएंगे, तो सम टाइम दे विल आस्क द डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप। तो आपका सबसे पहला डिफरेंस ये होना चाहिए कि रूल बेस्ड है और ये प्रिंसिपल बेस्ड। तो इसका मतलब सर, यूएस गैप जो होगा वो एक रूल पर चलता है। जैसे उन्होंने बोल दिया, रूल को समझाते हैं हम। उन्होंने एक रूल बनाया कि यार हमें तो लीफो बेसिस को भी फॉलो करना चाहिए। लीफो बेस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये वर्ड आपने सुना है किसी ने? अरे सभी कॉमर्स के स्टूडेंट तो होंगे ही ना। जी सर, सुना है। तो लीफो बेस, उन्होंने बोला कि हमारे हिसाब से अगर किसी कंपनी को अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, वो लीफो बेसिस पे कर सकते। कोई लॉजिक? नो लॉजिक। क्या है? रूल्स। ठीक है सर, रूल बना दिए। तो यूएस गैप तो पूरा का पूरा रूल बेस्ड है, लेकिन आईएफआरएस जो है वो लॉजिक बेस्ड है। आने वाले समय में आपको इसे बहुत सारे लॉजिक्स में बताऊंगा जब मैं मेन क्लास पढ़ाऊंगा, कि देखो यहां पर रूल में लिखा है। जैसे एग्जाम्पल पे देते हैं। एग्जाम्पल, यार आपकी 100,000 रुपीज की एक इन्वेंट्री थी या एसेट थी। आप थोड़ा सा बताना कि आपको रूल लगा या प्रिंसिपल लगा। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेट से 800 हो गई, तो आपने लॉस बुक कर लिया 200। अब मान के चलो वापस से उसकी वैल्यू कुछ टाइम बाद 1100 हो गई। ठीक है, जो 1000 की एसेट थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 800 हो गई, तो आपने 200 का लॉस बुक कर लिया। जी सर। अब फिर से 1000 हो गई। तो क्या हमें इस लॉस को रिवर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लॉजिक क्या बोलता है? चलो अभी आपसे चैट में पूछ लेते हैं। लॉजिकली आप बताना कि रिवर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पार्टिसिपेशन चाहिए ना। फिर बंद कर दूंगा चैट बाद में। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लॉजिकली, मैं अभी लॉजिकली बात कर रहा हूं। क्योंकि सर पहले 1000 की चीज थी, आज 800 की वापस से 1100 हो गई। लेकिन यूएस क्या बोल देता है? यूएसए गैप ने अगर एक रूल बना दिया कि यार प्रीवियस लॉस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, जो प्रीवियस लॉस है हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते एस पर यूएसए गैप। तो आप बताओ, आपने यह प्रिंसिपल लगाया या रूल लगाया? आप सभी बोलिए कि सर हमने रूल लगाया। अब आईएफआरएस क्या बोलता है? बोले यार हम अलाउ तो करेंगे, लेकिन आपने लॉस कितना बुक किया था पहले? सर 1000 की चीज 800 हो गई थी 200। तो एक काम करो ना, अभी ये 800 की चीज 1100 हो गई, तो 300 मत बुक करो। जितना लॉस हुआ था ना, 200 को ही क्या करो, रिवर्स। तो आप बताइए आईएफआरएस ने क्या लगाया? रूल लगाया या लॉजिक लगाया? उसने प्रिंसिपल लगाया। तो अब आपको कभी भी समझ में आ जाएगा कि रूल्स क्या होते हैं, कि रूल्स में हमें इमोशनल नहीं होना है। जो रूल में लिखा है वो रूल में लिखा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सर 100 का क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। अब आप में से कई बच्चों ने बोला
कि सर 800 की चीज 1100 हो गई तो 300 का रिवर्स कर देना चाहिए, ये तो आईएफआरएस बोलता नहीं। बोले जितना लॉस हुआ है उतना ही रिवर्स करो, पूरा मत करो, क्योंकि आप प्रॉफिट करने के लिए, यार मेरा ये मोबाइल है, ये 1000 का है, 800 हो गया तो मैंने 200 का लॉस बुक कर लिया, मान के चलो उसकी 1100 कीमत होगी, मैं बेचने थोड़ी जा रहा हूं। तो आईएफआरएस हमेशा क्या बात करता है, आईएफआरएस हमेशा जो बात करता है वो बात करता है लॉजिक के बेसिस पर। तो यही हमें सीखना है इंटरनेशनली, कि अमेरिका अपने हिसाब से चलता है और पूरा वर्ल्ड अलग चलता है। इंटरनेशनली आईएफआरएस और अमेरिकन कंपनीज बोले हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यूएस गैप के हिसाब से बनेंगे। तो अमेजोन को अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, बिकॉज वो यूएस बेस्ड कंपनी है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के अकॉर्डिंग बनाएगी। लेकिन अगर इंडिया को कोई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो इंडिया ने आईएफआरएस को अडॉप्ट कर लिया, तो इंडियन कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस, तो दोनों में फिर टकराव होता। तो यहीं पर प्रोफेशनल लोगों का जन्म होता है, वही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यूएस की बॉर्डिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एफएएसबी। और यहां जो बनाने वाली है उसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो एफएएसबी वर्सेस आईएसबी आपको समझ में आ गया होगा। एफएएसबी मतलब यूएस वाले, और इंटरनेशनल आईएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब आपको क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट समझ में आ गया कि सर यूएस गैप और आईएफआरएस, रूल्स वर्सेस प्रिंसिपल। कितना ही आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, वो ज्यादा डिमांड नहीं करते। क्या आपसे कोई ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, यू विल बी वेरी इजीली क्या कर पाएंगे, आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, और नॉट ओनली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, आपको एग्जाम को पास करने के लिए ये सारी चीजों को अभी नॉलेज होना चाहिए। अब यूएस गैप है ना, तीन चीजों के ऊपर बहुत फोकस करता है। नॉट ओनली यूएस गैप, इवन आईएफआरएस भी इन बातों के ऊपर फोकस करता है। तो ये यहां पर तीनों दोनों में एक कॉमन बात है। अच्छा, ये वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए थ्योरेटिकली। मतलब अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया ना, तो आपको ऑडिट में बहुत दिक्कत आएगी, आपको अकाउंटिंग को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तो दोज हु आर सीपीए स्टूडेंट और जो आईएफआरएस के स्टूडेंट हैं या यूएस सीएमए के, जब आप यूएस गैप को समझे, तो यूएस गैप ने तीन चीजों के ऊपर पूरा फोकस किया है, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेटिबिलिटी। अब ये मैं ना आपको प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूं। इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, तो मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में समझाऊंगा कि यूएस गैप बोलता है कि अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो सबसे पहले उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी हम समझेंगे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए अगर हम सबसे पहले एग्जांपल से समझें, एफएसबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन द मेन अथॉरिटी जो कि यूएस गैप बनाता है, ठीक है सर। अब एक कंपेरेटिबिलिटी बनाया गया, तो कंपेरेटिबिलिटी को समझें। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये कंपेरेटिबिलिटी का जन्म क्यों हुआ? आप सोचिए, आज हम इंडिया में हैं और कोई यूएस कंपनी है, यूएस इन्वेस्टर है, वो इंडिया की कंपनी में भी तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता होगा ना। जी सर, यार इंडिया की रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हो, यूएस का इन्वेस्टर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करते समय उस कंपनी की क्या देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट्स से उसको 2025 में इन्वेस्ट करना है, तो उसको पिछले 5 साल के 3 साल के रिकॉर्ड देखना पड़ेगा या 1 साल में ही उसका काम हो जाएगा? यार किसी कंपनी को आपने जज करना है तो एटलीस्ट आप उसका पैटर्न देखना चाहोगे ना, 23 में क्या था, 24 में क्या था, 20। तो अगर कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो ना करें, जैसे कि 2023 में वो फीफो के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन करे, इधर लाइफो में आ जाए, इधर डब्ल्यूएसी में आ जाए, क्या एक यूजर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा क्या, कि आज स्टॉक का फीफो के बेसिस पे और उसके बाद स्टॉक का वैल्यूएशन लाइफो के बेसिस पे, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे? नहीं कर पाएगा ना सर, पॉसिबल ही नहीं। तो क्या बोला गया फिर, यूएस गैप ने क्या बोला कि अगर आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए।
तो आपको समझ में आ गया कि कंसिस्टेंसी और कंपेरेटिबिलिटी कब हो पाएगी। अब कंपेरेटिबिलिटी कब कर पाओगे आप? क्या आप, जैसे यहां मैंने दो कंपनी को कंपेयर किया कि दोनों की रेवेन्यू सेम है, दोनों का डेप्रिसिएशन का तरीका भी अलग है। आप सोचो, आपको ओला, उबर और क्या नाम है उसका, एक उबर और ओला, है ना, दोनों कंपनी का रेवेन्यू को तो दे दिया जाए कि अरे दोनों की रेवेन्यू है, लेकिन दोनों की एसेट डेप्रिशिएट डिफरेंट तरीके से हो रही, वो अपनी कार को सही तरीके से यूज नहीं करते। तो आपने जब तक दोनों एक जैसी मेथड नहीं फॉलो करते होंगे, क्या आप एक ही सेक्टर में दो कंपनी का कंपैरिजन कर पाएंगे? अगर कंसिस्टेंसी ना हो, अगर कंपनी ए स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करे और कंपनी बी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो फॉलो करे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यूएस गैप ने ये बोला कि अगर आपको कंपेयर करना है तो दोनों में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंपेरेटिबिलिटी होना चाहिए। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहला क्या है कि आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो कंसिस्टेंट हो। अकाउंटिंग पॉलिसी ईयर बाय ईयर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ईयर बाय ईयर चेंज हो जाएगी तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। आप सोचो, दो इंडस्ट्री को छोड़ो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं एकेपीआईएस को 2025 से 2023 से कंपेयर करना चाहूं कि यार मेरा 2025 में रेवेन्यू कितना था और मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, और यहां पर भी मुझे रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस को पता करना है, तो मेरे लिए कॉमन थिंग क्या होना चाहिए, हाउ आई कैन कंपेयर? तो सर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की पॉलिसी है वो सेम होनी चाहिए। कि 2025 में जिस तरीके से आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो 2023 में, तभी तो मैं डिसीजन मेकिंग ले पाऊंगा कि यार मैं 2023 में ज्यादा अच्छा काम कर रहा था या 2025 में काम कर। सो दैट्स वाई अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूएस गैप में बनाता हूं, तो यूएस गैप ने एक बात बोली है आपको जो मैंने नहीं बोली है। किसने बोली है? कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आप कंपेयर कर पाएंगे, आप एक पर्टिकुलर कंपनी को ही दो पीरियड को कब कंपेयर कर पाते हैं? तो कई बार आपको है ना कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, टर्म यूज की जाएगी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आप लोग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब समझते हो? अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना, मैं जानना चाहता हूं आप लोग क्या समझते हैं। आपकी लैंग्वेज में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आप लोगों ने क्या समझा? कई बोलेंगे सर दो पीरियड, कई बोलेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि सर दो डिफरेंट ईयर, या हम ये कह सकते हैं मोर देन वन पीरियड को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि मैं कंपेयर करने के लिए 2 ही साल को लूं? कंपेयर करने के लिए मैं पिछले 5 साल का भी तो एनालिसिस कर सकता हूं। तो कंपैरिजन कब पॉसिबल है? व्हेन देयर इज कम, क्या होना चाहिए उसके लिए? एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो यही है, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, मैंने आपको नोट्स में ये सारी चीजें पढ़ने के लिए दी, बट मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूं व्हाट इज कंपेरेटिबिलिटी। जैसे यहाँ कंपेरेटिबिलिटी दी, सेम कंपनी मैंने दी है। अब जब आप यूएस गैप को पढ़ते हैं तो वहां पर एक वर्ड बार बार आएगा आपके लिए, एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जैसे इंडिया की एक फेडरल बॉडी है सेबी, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड टास्क देखती है, वैसे अमेरिका की एक बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एसई। तो ये टर्म्स हैं जो कई बार आपको, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम अकाउंटिंग मेथड, अभी हम अकाउंटिंग मेथड को भी आगे समझेंगे। मैंने क्या बोला है कि जब आप ये लेक्चर को देखेंगे दोबारा तो आपको हर वो चीज पहले से पता होगी, बस उसको रिवाइज करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं आपको इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी दूंगा, और नॉट ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर, मैंने आपको इसमें 300 200 से 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका टेस्ट भी लेना है कि आप लोगों ने इंप्रूवमेंट किया है या नहीं किया। मेरे मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे, हर चैप्टर के बाद आएंगे, उसको पास करना कंपलसरी। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, दो कंपनी एक साथ दो ईयर को हम क्या कर रहे हैं, 2022 को 2024 से कंपेयर कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है
तो आप सोचिए कि जब आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों की सेम। अगर कंसिस्टेंसी ब्रोकन हो जाएगी, जैसे सोचो लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड और इस साल एक नई मेथड लेकर आ गया, अभी ये क्या होती है सीखेंगे, डबल डिक्लाइन मेथड। अगर कंसिस्टेंसी ब्रोकन हो गई तो क्या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, ये बात भी मुझे आप लोगों से सुनना है। क्या कंपनी के प्रॉफिट को मैन्युपुलेट किया जा सकता है कि नहीं किया, क्या कंपनी की टैक्सेबिलिटी को मैन्युपुलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सर कैसे किया जा सकता है, एग्जांपल देते हैं। आप सोचो लास्ट ईयर आप लीफो फॉलो कर रहे थे, इस साल आपने फीफो कर दिया। आप टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। यस सर, लीफो के हिसाब से मेरा स्टॉक 50,000 था, वही स्टॉक और फीफो से मेंटेन करूं तो वो 75 हो जाता है। तो मैंने अपने 25,000 को क्या कर दिया, स्टॉक को बढ़ा दिया। तो अगर मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ गया तो इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन, मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। और अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा तो अल्टीमेटली मेरी टैक्स लायबिलिटी भी मेरे पर ज्यादा आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जैसे हमने यहां पर अगर कंसिस्टेंसी इंक्रीज डेप्रिसिएशन 18,000 लगा दिया तो इनकम आपकी ड्रॉप हो जाएगी, और इन्वेस्टर का परसेप्शन गलत हो सकता है कि यार ये बिजनेस कहीं सही तरीके से परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, या तो लॉस हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ पॉलिसी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जा सकता है, मैन्युपुलेट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, और यही यूएस गैप ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन किया है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी का वॉयलेशन किया तो हम ये मानेंगे कि आपने यूएस गैप का नॉन कंप्लायंसेस किए। क्या बोलेंगे हम, यूएस गैप का नॉन कंप्लायंसेस आपने किए। बात समझ में आई? अब एक ट्रांसपेरेंसी भी तीसरा सबसे बड़ा, विंडो ड्रेसिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग, कि अगर मैनिपुलेट कर। अब देखिए, आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल सर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान के चलो एकेपीआईएस एक नया वेंचर ओपन करने जा रहा है 2026 में। अगर एकेपीआईएस कंपनी में किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या उसके लिए यह बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं कि 2026 में सर का एक नया वेंचर स्टार्ट होने का? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। एक्चुअल में तो अभी हुआ नहीं है, एक्चुअल में 2025 में तो नहीं हुआ ना, लेकिन होगा कब? तो आज आप अगर 2025 में उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप 2026 में उसका बेनिफिट, तो कंपनी को पहले ये डिस्क्लोजर देने होते हैं ऐसे बहुत सारे कि हम ये काम करने वाले हैं। ये तो हमने पॉजिटिव सेंस में किया। हम नेगेटिव सेंस में किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है, कंपनी ने एक लोन ले रखा है, कंपनी ने एक लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आ सकती है, कंपनी का एक चेक था वो बाउंस हो गया। तो जब कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो ट्रांसपेरेंट वे में उसको बहुत सारे डिस्क्लोजर देने होते हैं, जिससे कि वो कंपनी के जो यूजर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो आज नहीं है फ्यूचर में भी हुए उसका भी हमें क्या करना होता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है। और ये डिस्क्लोजर ही कहां दिए जाते हैं, नोट्स टू दिस अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नोट्स टू अकाउंट दिखाऊंगा, किसी कंपनी के हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको नोट्स टू अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। तभी तो आपको सही मामलों में फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी। तो इट इज क्लियर कि सर ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी, और हमने बार बार बात करी कि यूएस गैप भाई साहब तो एक बात की कसम खाकर बैठे हैं। किस बात की कसम खा के बैठे हैं? कि हमें तो रूल को फॉलो कर, स्पेसिफिक रूल्स, हाउ ए अकाउंट फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन। तो वो रूल्स अपन पढ़ेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे। अब जैसे मैं कई बार यूएस टैक्स की क्लास पढ़ाता हूं, उसमें मैं बोलता हूं कि देखो आपको आईआरसी के कोड फॉलो करने, मैं बोलता हूं इंटरनल रेवेन्यू कोड, इनरोल्ड एजेंट की क्लास में। ऐसी जब मैं अकाउंट्स की क्लास पढ़ाता हूं
तो मतलब कि हमें यूएस गैप के रूल्स फॉलो करने हैं। जब मैं आईएफआरएस पढ़ाता हूं तो मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो करने। तो तीनों के बीच में क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, रूल बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड। जैसे मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख दिया कि उन्होंने बोला कि हम तो फीफो भी फॉलो कर सकते हैं, हम लीफो भी कर सकते हैं। यूएस गैप स्ट्रिक्टली अलाउ लीफो, रूल में लिख दिया उन्होंने कि आप चाहो तो एफीफो भी फॉलो कर सकते हो, लीफो भी फॉलो कर सकते हो, वेटेड एवरेज भी फॉलो कर सकते हो। तो ये रूल्स, लेकिन आईएफआरएस इन चीजों को फॉलो नहीं करता। अब जब आप यूएस गैप पढ़ते हो तो आपको उसका एक नंबर होता है। जैसे देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पहले नंबर होते थे, आईएफआरएस के भी ऐसे नंबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपको अगर रेवेन्यू के बारे में रूल्स पढ़ना, रेवेन्यू के लॉजिक समझना है, तो आईएफआरएस 15 वहां पे एक नंबर है, वो एप्लीकेबल। लेकिन यूएस गैप अलग चलता है। वो बोलता हमारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन होंगे। क्या होंगे? हमने कोडिफिकेशन बनाया, उसका ये नंबर है 606। तो दोनों सेम 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 ही चीजें हैं। आईएफआरएस 15 में बात कर रहा है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, बट यूएस गैप वही बात के लिए बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, जिसका नंबर उसने अलग तरीके से दे दिया। लीजेस के लिए जैसे हम पढ़ेंगे आईएफआरएस 16, वो बोल रहे हैं लीजेस के लिए हमें 842 फॉलो करना। तो तो हमें इस कोडिफिकेशन से कंफ्यूज नहीं होना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, इसी के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देखने को मिलेंगे। इस ऑफिशियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ यूएस गैप मेंटेन्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो एफएएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन को बनाने वाली बॉडी का क्या नाम है? एफएएसबी। तो जब हम यूएस गैप और आईएफआरएस को कंपेयर करते हैं तो देखिए आपके सामने आईएफआरएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम भी लिखा है और यूएस गैप। जरा इसको पढ़िए और आप बताइए कि दोनों में थोड़ा सा नाम में कहां डिफरेंस है, किस चीज में, जरा देखो। देखो आप, ये यूएस गैप है। देखो आईएफआरएस ने एक वर्ड यूज किया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां इन्होंने इसके लिए बैलेंस शीट ही यूज किया है। यहां पर देखो एक वर्ड आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहां पर इनकम स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं। यहां पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर इक्विटी। देखो, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सर आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ना है ना, तो दिखाएंगे आपको, समझाएंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो इस क्लास में आपको समझ में नहीं है, मेरा वादा है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट दोनों हूं, तो दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। यूएस गैप भी समझाऊंगा, आईएफआरएस भी समझाऊंगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, तो नाम बता देंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर होल्डर, नोट्स टू दी, ये सारी चीजें हमें आप क्लियरली डिस्टिंग्विशमेंट करके बता देंगे। अच्छे से देख लीजिए। जब हम इनको काफी डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में और भी अच्छे से आएगा। आज तो पहली क्लास है सर, लेकिन पहली क्लास में भी आपने कुछ नई नई चीजें तो सीखी होंगी। सीखी कि नहीं सीखी? अभी कुछ ऐसा लगा कि नहीं नया? अब हम आपको एक बैलेंस शीट दिखाने जा रहे हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं? बैलेंस शीट। अभी तक आप बैलेंस शीट बड़े अजीब तरीके से बनाते होंगे। सर हम तो लायबिलिटी इस तरफ लिख देते थे और असेट इस तरफ लिख देते थे। वो फॉर्मेट के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको आज ये तो पता है कि सर देखो, एक नाम हमको सबसे पहले समझना चाहिए स्टार्टिंग से, कि बैलेंस शीट में एक वर्ड आ रहा है लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी।
हमारी थीम ही आज यहीं से शुरू हो रही है, लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट। लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर, यहीं से आपकी असली शुरुआत। देख रहे हैं सर आपको यहां पर लाइबिलिटी, दोनों का अगर मैं टोटल लगा दूं, मान के चलो टोटल $1 लाख हो, तो क्या सर हम ये भी कह सकते हैं कि यही हमारी टोटल एसेट होती है? क्योंकि बैलेंस शीट में तो दोनों तरफ बराबर होता है ना। लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, ये दोनों तरफ बराबर है, तो इसका टोटल और ये टोटल बराबर होता है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। तो अगर हम एक इक्वेशन समझें तो हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी ओनली इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी। अब हमें रटना नहीं है, हमें तो बैलेंस शीट देख के सीधे समझना है। ये देखते जाओ, आप लोग ना समझ में आया तो बताना कि हाँ सर। हम ये भी तो कह सकते हैं सर, टोटल एसेट में से अगर हम शेयर होल्डर इक्विटी माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारा टोटल लायबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं आपको रेशियो एनालिसिस समझाऊंगा तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए। देखो, कंसेप्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ये बात मैं कुछ नई नहीं बता रहा हूं आपको, अभी क्लियर है सभी को। टोटल एसेट्स, तो आप सोचिए, अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें कि सर अगर किसी कंपनी की टोटल एसेट आपने 1 लाख लिखी थी और उसकी शेयर होल्डर इक्विटी अगर 70 है, तो ऑब्वियस सी बात है सर लाइबिलिटी 30 थी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर टोटल एसेट्स में 70% पोर्शन इक्विटी का है, और हम ये भी कह सकते हैं 30% पोर्शन जो है वो डेट का है। तो बताइए, किसी कंपनी में डेट का पोर्शन ज्यादा हो वो अच्छा है या इक्विटी का पोर्शन ज्यादा अच्छा है? तो आप सोचिए, आपको ये सारे एनालिसिस करने, आपको मैं कोई 11th क्लास पढ़ाने नहीं आया हूं यहाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई आप, कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ओवर हियर 11th 12th। हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल इंटरनेशनल चीजें ही पढ़ेंगे। अब आपने देखो यहां पर छोटा सा एनालिसिस कर लिया होगा कि हाँ सर, और आपने सर एक बात और बोली, इक्विटी का पोर्शन ज्यादा हो तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ऑनर फंड। यही तो हमारा मालिक के द्वारा लगाया गया फंड है, और यही हमारा आउटसाइडर। तो अगर आउटसाइडर को 30 देना है और हमें खुद का पैसा 70 लगाया है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा, तो आप मुझे बताइए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो किसी कंपनी में, तो डेट ज्यादा परसेंट अच्छा लगता है, तो कंपैरेटिवली पॉसिबल है या नहीं है? ए और बी कंपनी में अगर आपको पता चल जाए कि सर ये 70% डेट है और ये 30% डेट है, ये डेट लिख रहा हूं मैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जितनी ज्यादा डेट होती है उतनी ज्यादा कंपनी क्या हो जाती है, रिस्की हो जाती। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछा जाए, देखो यहीं पर एनालिसिस हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के इस लेक्चर में आप एक और चीज सीखेंगे
छोटी सी बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, छोटी सी बैलेंस शीट है ना, जो आप 11th क्लास में बनाते थे। लाइबिलिटी है ना, और यहां लिख देते हैं हम एसेट। कुछ पर्पस है ये बनाने का। यहां मैं लिख देता हूं जो आप लिखते थे, शेयर कैपिटल, है ना। एक मुझे बीच में फिगर लेना पड़ेगा। 10,000 मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ। 20,000 मैं एक लाइबिलिटी ले लेता हूँ, जो कि मैं क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेबल ले लेता हूँ। 10,000 और मैं एक बैंक लोन ले लेता हूँ। 8,000 और मैंने इसका टोटल लगा दिया, तो टोटल हो गया आपका 48,000। और मैंने यहाँ पर एक फिक्स एसेट्स ले ली 40,000 की, और यहाँ मैंने एक इन्वेंट्री ले ली 8,000, और ये हमने एक बैलेंस शीट टेली कर ली। सर ये आपने क्यों किया, अभी हम बताएंगे आप। छोटी सी बैलेंस शीट बना दी आप लोगों के लिए, छोटी सी, ज्यादा नहीं। अब आप बताना कि इस बैलेंस शीट को देख के आप लोगों ने आज क्या इंटरप्रेट। गोदागादी ना करो बेटा इस पे, क्योंकि लाइव क्लास में कंसंट्रेशन रखना कई बार मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, तो देखो किसी ने गोद दिया है तो मेरे को वो उसको मिटाने में दिमाग लगाना पड़ेगा। भावनाओं पे कंट्रोल रखो बेटा। जी सर, ये क्या बताना चाह रहे हैं सर आप इससे? इससे अब अभी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला क्वेश्चन। चलो आप सभी लोग बताएंगे। परसेंटेज ऑफ इक्विटी बताइए जरा आप, इसमें कितना है? पहला क्वेश्चन आप लोगों से, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास से आप सभी को। चैट बॉक्स खुली है कि नहीं खुली है? 20% लिखा किसी ने। बहुत आसान था सर, टोटल एसेट 48 था। तो अगर हम, इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल और प्रॉफिट दोनों होते हैं ना, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 48,000, 62% इक्विटी, नॉट 20%। तो परसेंटेज ऑफ डेट निकालना अपने को आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसमें से हम 100 में से ये माइनस कर दें, 1 माइनस दिस, तो इसका मतलब 37% हमारा डेट है। अब यही मैं आपसे 2024 था, ही मैं 2024 से का उठा के डेटा आपको 2025 का भी कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा नेट घूमना चला गया। हमने कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया है। मैंने एसेट को 50,000 कर दिया यहाँ पे, ये हो गया 58 टोटल। और मैंने अपने प्रॉफिट को 30 कर दिया, तो ये भी हो गया 48। आपने एक चीज नोटिस करी, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले, इंक्रीज ऑफ इक्विटी कितना बताओगे आप? 2 साल को कंपेयर करके।
कंपेयर करके 2 साल को कंपेयर करके इक्विटी इंक्रीज कितना बताओगे आप सभी? 6.4 बच्चे, कई बच्चों ने बोला। तो सर हमें सीधा काम ये करना है कि सबसे पहले तो लास्ट ईयर की इक्विटी निकाल लेना है। तो लास्ट ईयर की इक्विटी हमें पता है, 48,000 माइनस लाइबिलिटी सीधे बाहर कर दिया 18,000। तो ये लास्ट ईयर की इक्विटी थी, इक्विटी मतलब। और इस साल की हमें क्या करना है? 58,000 माइनस लाइबिलिटी, तो हमारी अगेन 18,000। तो हम यहाँ 30 से तो इंक्रीज बाई इक्विटी 10,000। तो मुझे बताओ ये इंक्रीज इन इक्विटी किसके कारण हुआ है? इन दोनों बैलेंस शीट को देख के बताओ। सिर्फ ये बैलेंस शीट को देख के बताओ, मैं हाईलाइट भी कर देता। तो सर क्या आप हमेशा ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की एसेट बढ़ती है तो उसकी इक्विटी भी? बात समझ में आती है कि नहीं आती? लॉजिक आया समझ में कि नहीं? अब एग्जामिनर तो सीधे पूछता है कि इक्विटी क्यों इंक्रीज हुई, तो आपने तो कभी बैलेंस शीट बना के देखी नहीं ऐसे। अब आप समझ में आया कि नहीं आया? उल्टा करें, ये यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर चला रहे हैं बेटा। अब मैं सब कुछ वही लेने दे रहा हूं, सिर्फ इन दो बैलेंस शीट में चेंज कर रहा हूं। अब मैं यहाँ अकाउंट्स पेबल को 15,000 कर दे रहा हूं, अभी वही रहने दे रहा हूं। यहां अकाउंट्स पेबल को मैं 15 कर देता हूं, ठीक है। यहां मैंने अकाउंट्स पेबल को 15 किया, इसका टोटल लगाते हैं। ध्यान से आंसर देना आप लोग, ये होगा 63। अब इस क्वेश्चन में इक्विटी क्या हुआ है, सबसे पहले तो आप ये बताओ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन था, पहला वाला तो आप समझ गए, सारा रिकॉर्ड हो गया है। आप घर पे जाके इस चीज को प्रैक्टिस करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में दिखेंगे उनको ये प्रैक्टिस करना, इफ यू दे रियली वांट टू इंप्रूव देयर अकाउंटिंग स्किल। अगर वो करके नहीं देखोगे कुछ नहीं होगा बेटा। सर लास्ट ईयर 30 थी, सब कुछ सेम था। यहां पर अगर हम निकालें 63 माइनस लाइबिलिटी हमारी 23, तो आज भी 40,000, 10,000। यहां भी हमारी क्या हुई है? लेकिन यहां पर दो रीजन से, यहां पर स्टॉक कितने से बढ़ा है? एक सेकंड चेक कर लें। 63, कोई टोटल में मिस्टेक तो नहीं है? 63, सॉरी, 63 माइनस 23 है ना, तो 40 आया है। यहां पर भी इंक्रीज है, लेकिन यहां पर असेट कितने से इंक्रीज हुई, कौन बताएगा? असेट कितने से इंक्रीज हुई ये बताओ बस। सर अगर हम असेट को देखें, लास्ट ईयर 48 थी, इस साल 63, तो एसेट तो हमारी ओवरऑल अगर देखा जाए 15 से बढ़ी, लेकिन हमारी इक्विटी तो 10 से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। देखो लायबिलिटी पिछले साल कितनी थी? लायबिलिटी पिछले साल हमारी थी ये 18, ये दोनों। और इस साल कितनी हो गई? 23। तो इसका मतलब 5 से लायबिलिटी बढ़ गई, तो नेट क्या हो गया? तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि सर अगर एसेट बढ़ती है, एसेट इंक्रीज होती है तो इक्विटी इंक्रीज होती है, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इक्विटी डिक्रीज, और वाइस वर्सा लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? रिलेशनशिप समझ में आ गया?
आया कि नहीं आया समझ में? क्या ये रट लें या पूरा समझ लें? बुक वाले ये लिख देते हैं, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको पास होना है तो ये रटना चाहिए या समझना चाहिए? असेट इंक्रीज, इक्विटी इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, और यहां वाइस वर्सा लिख दें, एसेट डिक्रीज, इक्विटी डिक्रीज। और अगर लायबिलिटी, लायबिलिटी, एसेट डिक्रीज तो इक्विटी डिक्रीज, और लायबिलिटी डिक्रीज तो इक्विटी। अब आप इसको रट्टा मारो या जो मारो, मैंने तो आपको समझा दिया। और कोई ये नहीं कह सकता कि सर मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग का नहीं है तो मेरे को बात समझ में नहीं आई। इससे सिंपल भाषा और क्या हो सकती है? लेकिन क्या होता है कि आप लोग क्यों गलती करते हो पता है? क्योंकि आप लोग सिर्फ लेक्चर देख लेते हो। अब मैं कई बार बच्चों से, देखो है ना, मैं जब मैं पर्सनल जूम सेशन लेता हूं बच्चों के, तो मैं है ना कई बार बच्चों को बोलता हूं, जैसे इस क्लास में भी कई बच्चे बैठे होंगे जिनके साथ मेरी जूम मीटिंग पर्सनल होगी। मैंने, आप मेरे लेक्चर को देख के समझ तो लोगे, उसको रिटेन कैसे रखोगे? पहली स्किल। अब जैसे मैंने आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, तो आपको खुद को अपनी एक्सेल शीट बनानी चाहिए, आपको लेक्चर को रिवाइज करना चाहिए। अब जब ये 50 घंटे हम पढ़ लेंगे, तो जब तक आप ये 50 घंटे को एक पूरे डिटेल में इंप्रूव नहीं करेंगे, आपको दिक्कतें आएंगी। तो आज मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसके लेक्चर कहाँ मिलेंगे? तो एलएमएस में मिलेंगे। इसके मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? इसके नोट्स एलएमएस में ही मिलेंगे। अब मैं आपको वो बता दूंगा कि वो हमें कहां पर